नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र के एक की कंसेप्ट यानी अवधारणा समुदाय पर बात करते हैं। इससे पहले हमने बात समाज अवधारणा पे की थी। आज समुदाय पे करते हैं। समुदाय पे बात करने से पहले पहले हम आपको कुछ किताबें लिखवा दें। समुदाय के बारे में अध्ययन करने के लिए आप एक किताब है सोसाइटी, मैकएवर पेज, इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा एक समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी, विद्याभूषण सचदेवा, ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस। इसके अलावा और भी किताबें हैं, लेकिन इन किताबों का अवलोकन करके आप समुदायों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है समुदाय क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसको अपना जीवन यापन करने के लिए कोई साथी की ज़रूरत होती है। साथ में वो कोई एक ऐसे स्थान पर रहना चाहता है जो उसका अपना क्षेत्र हो, जिसका वो मेंबर हो, जहाँ पर रहकर अपनी सुख सुविधाओं का वो ध्यान रख सके। अर्थात उसके अंदर एक तरह की ऐसी भावना होती है, उसका अपना क्षेत्र है, उसके अपने लोग हैं, अपने साथी हैं। ऐसी स्थिति में वो स्वच्छंद रूप से घूमता फिरता है, बातचीत करता है और उसके अंदर ये भावना धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। समुदाय के बारे में समय समय पर अनेक समाजशास्त्रियों ने अनेक तरह की बातें कही हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं मैकएवर पेज की। मैकएवर पेज ने समुदाय के बारे में बताया है कि समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यानी जो सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता और सामंजस्य की मात्रा द्वारा माना जा सके। मैकएवर पेज यहाँ पर यह भी कहते हैं कि समुदाय को समझने के लिए हम उसके विभिन्न तत्वों की भी बात करते हैं। मैकएवर पेज का कहना है कि किसी भी समुदाय की जब बात की जाती है तो उसका एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। हालांकि ये बातें हरियम जॉनसन ने समाज के बारे में भी कही है, लेकिन हरियम जॉनसन का जो कहना है समाज के बारे में, उनका कहना है कि समाज जहाँ पर व्यक्ति रहता है उस स्थान, उसका कोई स्थान होना चाहिए ना। बिना स्थान के समाज की कल्पना कैसे की जा सकती। लेकिन मुख्य रूप से हरियम जॉनसन एक व्यापक भूभाग की बात करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर मैकएवर पेज ने समुदाय के अंतर्गत निश्चित भूभाग की बात कही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज एक व्यापक अवधारणा है और समुदाय इतनी व्यापक नहीं। समुदाय का एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित क्षेत्र है। वो एक गांव भी हो सकता है, एक शहर भी हो सकता है, एक प्रदेश भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें वंडर विल्किस की, वंडर विल्किस ने तो एक संसार को एक समुदाय कहा है। मतलब यहाँ पर अगर मैकएवर पेज की बात जब हम कर रहे हैं तो मैकएवर पेज तो कभी कभी कहते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति अपना पूरा जीवन यापन कर सके, पूरा समय यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक वहाँ रहे, और ऐसी स्थिति में उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ हो सकती है। मतलब वो पूरे जीवन में रहकर अपना खाना पीना, अपना जीवन, अपना कार्य क्षेत्र, सब कुछ उस स्थान पर कर सकता है। एक समय ऐसा था, प्राचीन काल का समय, जिसमें व्यक्ति एक गांव को ही अपना सब कुछ मान लेता था। ऐसी स्थिति में वो दूसरे गांव पे डिपेंडेंट नहीं रहता था। वो एक तरह से वहाँ पर ये मान लेता था कि उसका एक छोटा सा संसार है, ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के दूसरे गांव तक चला जाता था, अर्थात उसका पूरा जीवन यापन हो जाता था। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ आज एक व्यक्ति गांव में रहकर अपना पूरा जीवन यापन नहीं कर सकता। उसके लिए उसको दूसरे क्षेत्र के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे गांव पर निर्भर रहना पड़ता है, और गांव पर भी निर्भर रहकर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान समय में नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको दूसरे शहरी इलाके तक जाना पड़ेगा। अगर वो उत्पादन कर रहा है, उस उत्पादन को बेचने के लिए उसको शहर तक निश्चित रूप से जाना पड़ेगा।
जो उसका जिला है, उस जिले का जो शहरी क्षेत्र है, उस शहरी क्षेत्र तक उसको अपने जो भी उत्पादन किया है उस उत्पादन को बेचने के लिए जाना पड़ेगा। अर्थात वो डिपेंडेंट है उस शहर पर। कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र मिलकर जो जिला बनता है, उस जिले को हम एक समुदाय कह सकते हैं। आज केवल गांव को ही समुदाय नहीं, बल्कि एक जिला एक समुदाय है। लेकिन आज हम एक जिले को, एक शहर को ही समुदाय नहीं कह सकते, बल्कि एक जिला अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। आज एक जिले को दूसरे जिले पर निर्भर रहना पड़ता है। किसी चीज़ का उत्पादन कहीं ज़्यादा होता है, किसी चीज़ का दूसरे स्थान पर होता है। किसी की जीविका एक स्थान पर रहकर हो सकती, कुछ लोग दूसरे पर डिपेंडेंट होते। इस तरह से हम कह सकते हैं आज हम एक जिला, एक प्रदेश, एक देश और वर्तमान समय में जो वंडर विल्किस की धारणा थी, हालांकि मैकार पेज ने बहुत पहले ये बात बताई थी, लेकिन आज ये अवधारणा समुदाय की, जिसमें कि एक पूरा विश्व एक समुदाय दिखाई पड़ता है। क्योंकि आज हम देखते हैं जैसे कोरोना के बारे में, कोरोना वर्तमान समय में 2020 में एक महामारी के रूप में सामने दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हर देश दूसरे देश की मदद कर रहा है। अगर कोई वैक्सीन बनाने की बात आ रही है, अगर कोई नई समस्या से समाधान की बात आ रही है, तो एक देश दूसरे देश से संपर्क कर रहा है। तो वर्तमान समय में तो विश्व एक समुदाय दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से मैकार की पेज की बात जो कही गई है, वो अपने आप में सारी चीजें क्लियर कर रही है। दूसरी बात उन्होंने कही थी सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना यानी प्रत्येक व्यक्ति जो उस स्थान पर रह रहा है, उसके अंदर वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है, समुदाय की भावना होती है। अर्थात वो ये मानता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे क्षेत्र का है। वो फीलिंग डेवलप होती है। अगर हम भारत के लोग अगर अमेरिका जाते हैं, वहां कोई भारतीय मिल जाता है, अरे ये अपने भारत का है, मतलब उसके साथ आंतरिक रूप से जुड़े आते हैं। अगर इसी तरह से अगर कोई दूसरे देश में जाता है और वो विकसित देश है, हम विकासशील के देश के हैं अगर हैं, तो हम अपने दूसरे विकासशील देशों के साथ भी जुड़ाव महसूस करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, एक वी फीलिंग दिखाई पड़ती है। उस वी फीलिंग में हम काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस वी फीलिंग के कारण ही हमको एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस होता है। तो ये बात, दूसरी बात उन्होंने कही। इस तरह से उन्होंने इन सब बातों के आधार पर समझाने का प्रयास किया। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी, बोगार्डस में सोशियोलॉजी किताब में उन्होंने, बोगार्डस महोदय ने जो बताया है, समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हो। बोगार्डस ने जो बात कही है, एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना हो और साथ में एक निश्चित क्षेत्र हो। काफी हद तक ये बातें मैकार पेज की बात से मिलती जुलती है। मतलब ये बातें दोनों की दोनों हमको समान रूप से दिखाई पड़ती है। इसी तरह से A.W. ग्रीन ने सोशियोलॉजी में बताया है कि समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है। मतलब एक निश्चित संकीर्ण घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। जीवन का जो सामान्य ढंग है उसको अपनाते हैं। एक समुदाय एक स्थानीय क्षेत्रीय समूह है। मतलब एक क्षेत्रीय समूह है। समुदाय को एक क्षेत्रीय समूह इन्होंने कहा है। और साथ में इन्होंने निश्चित भूभाग की जगह संकीर्ण क्षेत्र, संकीर्ण प्रादेशिक क्षेत्र की बात कर दी। और साथ में इन्होंने ये भी कह दिया कि सामान्य ढंग से लोग रहते हैं, उसको अपनाते हैं। इस आधार पर एक समुदाय का जो रहन सहन है दूसरे समुदाय के रहन सहन से अलग हो सकता है। हम एक समुदाय के रहन सहन को दूसरे समुदाय से अलग करके देख सकते हैं, लेकिन मेन बात यही आ रही है कि प्रत्येक समुदाय का रहन सहन, एक रहने का ढंग अलग होता है। वहाँ का एक क्षेत्र होता है। जो बातें उपरोक्त समाजशास्त्रियों, जो पहले हमने समाजशास्त्रियों की बात की, मैकार पेज की बात की, बोगार्डस की बात की, उनकी बातों से मिलती जुलती है। इसी तरह से सदरलैंड ने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी उनकी किताब, उसमें उन्होंने बताया है कि समुदाय एक स्थानीय क्षेत्र है जिस पर रहने वाले लोग समान भाषा का प्रयोग करते हैं,
समान रूढ़ियों का पालन करते हैं, न्यूनाधिक समान भावनाएं रखते हैं तथा समान प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। अगर हम बात करते हैं, समुदाय एक स्थानीय क्षेत्र है, एक ऐसी लोकल एरिया है जिसमें रहने वाले लोग एक तरह की भाषा बोलते हैं। मतलब एक समुदाय के लोग ज़्यादातर एक ही भाषा को बोलते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लैंड के लोग की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश बोली जाती है। अगर फ्रांस की बात करते हैं तो वहाँ फ्रेंच बोली जाती है। साथ में अगर हम बात करते हैं जर्मनी की तो वहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है। जापान की बात करते हैं तो जापानी बोली जाती है। इस तरह चाइना की बात करते हैं तो वहाँ चाइनीज़ बोली जाती है। मतलब एक अगर हम चाइना को एक समुदाय मान लें, चाइना क्षेत्र को, तो वहाँ के लोग चाइनीज़ बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो सदरलैंड ने जो बात कही एक भाषा बोलने की, साथ में सब लोग एक ही रूढ़ियों का पालन करते हैं। सबका व्यवहार रूढ़ियों का एक ही तरह का रहता है और उनमें भावनाएं भी समान तरह की रहती हैं। उनमें इस तरह का अंतर नहीं होता है। सब लोग एक ही तरह की भावनाएं रखते हैं और एक तरह से समान प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। एक बात कही सदरलैंड ने, पहले के समाजशास्त्री जो हमने मैकार्पेज और दूसरे बोगार्डस वगैरह की बात कही थी, उनकी धारणाओं से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये काफ़ी हद तक तो सेम है लेकिन कुछ चीज़ें अलग से बताई हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समुदाय के बारे में हम निश्चित रूप से एक बात निकल के आती है, एक निश्चित भूभाग हो, सामुदायिक भावना हो, साथ में एक तरह की भाषा हो। ये सब बातें देख के इन समाजशास्त्रियों के विचारों से ये चीज़ स्पष्ट होती है। अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें, इसके तत्वों की बात करें, तो पहला तत्व हम कह सकते हैं व्यक्तियों का समूह। मतलब समुदाय अनेक व्यक्तियों का एक समूह है। जो बातें अनेक समाजशास्त्रियों ने समय समय पर बताई, यानी समुदाय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनेक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। एक व्यक्ति से समुदाय नहीं बनता। अनेक व्यक्ति जब एक समूह में रहते हैं तो वो होना बहुत जरूरी है। अर्थात समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह होना बहुत जरूरी है। चाहे वो समूह किसी तरह का समूह हो, लेकिन समूह का होना अति आवश्यक है। दूसरा, स्थान, जिसको निश्चित भूभाग कह सकते हैं। एक लोकेलिटी होनी जरूरी है, एक स्थान होना जरूरी है। चाहे वो स्थान गांव हो, चाहे वो शहर हो, या वो जिला हो, या नगर हो, महानगर हो, प्रदेश हो, देश हो। मतलब एक स्थान का होना बहुत जरूरी है जो निश्चित है, जिसकी टेरिटरी। जबकि समाज में जो टेरिटरी वो निश्चित नहीं होती, कोई ना कोई टेरिटरी समाज में हो, लेकिन यहाँ पर समुदाय में टेरिटरी होना जरूरी है, अर्थात वो निश्चित हो। मतलब समाज की जो सीमा रेखाएं हैं वो व्यापक हैं, लेकिन यहाँ पर समुदाय की एक निश्चित है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि समुदाय एक मूर्त अवधारणा है और समाज एक अमूर्त अवधारणा है, जिसके बारे में आप इससे पहले जो मेरा लेक्चर है उसको देख सकते हैं। समाज पे जो मैंने लेक्चर दिया था उसको का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो बात है, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना का होना जरूरी है। मतलब व्यक्ति के अंदर सामुदायिक भावना जब तक नहीं होगी तब तक वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेगा। ये मेरा भाई है, ये मेरे क्षेत्र का है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरे गांव का है। वो भावना धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। वो भावना उसको एक साथ जुड़ने के लिए मजबूर करती है। ये मेरी लैंग्वेज बोलता है, चाहे वो लैंग्वेज के कारण, चाहे उस क्षेत्र में रहने के कारण, मतलब व्यक्ति आंतरिक रूप से उससे जुड़ता है। वो भावना उसको आपस में जोड़े रहती है और यही भावना धीरे धीरे डेवलप होती है बचपन से लेकर अपने अंतिम समय तक। इसके अलावा स्थायित्व एक एलिमेंट्स है। स्थायित्व, परमानेंसी बहुत जरूरी है। मतलब किसी भी समुदाय में परमानेंसी बहुत ही आवश्यक है। जब तक कि उसमें स्थायित्व नहीं होगा तब तक वो समुदाय डेवलप नहीं हो सकता। इस तरह नहीं कि किसी स्थान पर जाके उस लोग को बसा दिया और अगले दिन हटा दिया तो वो समुदाय नहीं है। समुदाय एक दिन दो दिन में नहीं बनता है, इसमें हजारों साल लगते हैं।
यानी वो परमानेंसी होना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें किसी कॉलोनी की, कोई कॉलोनी अनजान इलाके पे, बियाबान इलाके पे, खाली स्थानों पर, जंगल में बना दी जाती है और धीरे धीरे वहाँ के लोग एक साथ जुड़ते हैं, परमानेंसी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल जब वो लगातार रहते रहते हैं तो उनमें वी फीलिंग आ जाती है और साथ में उनमें एक तरह से स्थायित्व आ जाता है, तो तब वो समुदाय कहलाता है। इसके साथ साथ नेचुरलिटी, प्राकृतिकता, यहाँ पर समुदाय के लिए प्राकृतिकता की बात करते हैं। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि उसको कॉलोनी बना दिया जाता है, कॉलोनी समुदाय बनाई नहीं जा सकती, अपने आप समुदाय अपने आप बनता है, नेचुरल तरीका है। जैसे कभी लोग एक जगह आकर इकट्ठे होते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर रहने लगते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे डेवलप होता है। इसके साथ ही समानता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समुदाय में समानता देखी जाती है, अर्थात समुदाय के समस्त लोग समान होते हैं। एक ही तरह का रहन सहन, एक ही तरह का खान पान हो सकता है, एक ही तरह की रेस हो सकती है, मतलब उनमें इक्वलिटी दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी दिखाई पड़ेगा, एक ही तरह का दिखाई पड़ेगा, उसके व्यवहार एक ही तरह के दिखाई पड़ेंगे। ये भारत का है, उसमें इक्वलिटी दिखाई पड़ती है। इसी आधार पर एक समुदाय दूसरे समुदाय से पहचाना जाता है। लक्ष्य, प्रत्येक समुदाय का एक लक्ष्य भी होता है, मतलब व्यापक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य संकुचित नहीं होता, व्यापक लक्ष्य है भारत को विश्व में विश्व गुरु बनाना है, सबका व्यापक लक्ष्य है। इसमें वर्तमान समय के प्रधानमंत्री भी इसमें सहयोग दे रहे हैं, मतलब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। तो प्रत्येक राष्ट्र का एक व्यापक लक्ष्य रहता है। जिस तरह से पहले इंग्लैंड का एक व्यापक लक्ष्य था पूरे संसार को लेना, तो उसी तरह से वर्तमान समय में भारत का एक व्यापक लक्ष्य है। भारत एक ऐसा समुदाय है जिसका एक व्यापक लक्ष्य है कि पूरे विश्व पर राज करना, लेकिन शांति के आधार पर। तो एक व्यापक लक्ष्य हो सकता है। विशिष्ट काम, एक विशिष्ट काम के साथ साथ विशिष्ट नाम भी है। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है। हम विशिष्ट नाम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, एक पर्टिकुलर गांव का नाम हो सकता है, एक पर्टिकुलर जिले का नाम हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्रदेश का नाम हो सकता है, पर्टिकुलर देश का नाम हो सकता है। यानी एक विशिष्ट नाम होता है जो उसको दूसरों से अलग करता है। इसके साथ साथ कानूनी परिस्थिति का अभाव, लीगल स्टेटस नहीं होता। समुदाय को हम एक लीगल स्टेटस में नहीं बांध सकते। हम उसको लीगल आधार पर, कानूनी आधार पर ये नहीं कह सकते हैं ये हमारे यहाँ है, ये तो हमारे यहाँ नहीं है। यानी कानूनी जो परिस्थिति है उसको उस सीमा रेखा में नहीं बांधा जा सकता। समुदाय का एक आकार होता है, प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित आकार होता है। वो आकार उसको उन सीमा रेखाओं में दिखाई दे सकता है। यानी प्रत्येक समुदाय में एक निश्चित आकार दिखाई पड़ता है। जैसे ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। इस आधार पर किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का आकार छोटा होता है। अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरबिया है, मतलब अलग अलग समुदायों के अलग अलग आकार होते हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक समुदाय की के जितने भी मेंबर हैं, ऐसा नहीं कि हम इसके मेंबर नहीं हैं, तुम मेंबर हो हम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य रूप से समुदाय का मेंबर बनना ही होता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। मतलब धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति जो ना ही भी चाहता है उसको उसका मेंबर बनना होता है। एक तरह से जो भी समुदाय में रहता है, जिसने जन्म लिया है, वो उसका मेंबर बन जाता है। तो सदस्यता एक तरह से अनिवार्य रूप से रहती है। इसके साथ साथ
आत्मनिर्भरता, ये चीज दिखाई पड़ती है। प्रत्येक समुदाय आत्मनिर्भर है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक गांव एक समुदाय है। प्राचीन समय में गांव को एक समुदाय माना जाता था, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की समस्त पूर्ति वहां पर कर सकता था, एक दूसरे की मदद करके, चाहे खुद। यानी व्यक्ति पूरा जीवन खेती बाड़ी करके अपना यापन कर लेता था। अब क्षेत्र विशाल हो गया, वो आत्मनिर्भर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बातें इसके एलिमेंट में कही जा सकती है। कई ऐसी बातें हैं जो समुदाय के बारे में दिखाई पड़ती हैं। अगर हम बात करते हैं पुनः जो अनेक समाजशास्त्रियों ने कही, चाहे वो मैकायर पेज की बात हो, चाहे वो बोगार्डस की बात हो, चाहे डब्ल्यू ग्रीन की बात हो या सदरलैंड की बात हो, सभी समाजशास्त्रियों ने समय समय पर जो बातें कही वो काफ़ी हद तक जो 3-4 बातें सामने आती हैं। सामुदायिक भावना, जिसको हम की भावना भी कह सकते हैं, निश्चित भूभाग, वो भी चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ हमको ये भी बात दिखाई पड़ती है कि हम एक समानता की बातें भी दिखाई पड़ती हैं। इस तरह से हमको इन सब बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समुदाय एक मूर्त अवधारणा है, जिसमें हमको मूर्त रूप के आधार पर हम उसको समाज से अलग कर सकते हैं। समाज की बात हम करते हैं तो वो अमूर्त अवधारणा, व्यापक अवधारणा। लेकिन समिति की बात, समिति भी इसके अंतर्गत अनेक बन सकती हैं, लेकिन समुदाय की बात जब हम करते हैं तो समुदाय में हमको मूर्त रूप दिखाई पड़ता है। इस तरह से आज हम समुदाय के विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान दिया। दूसरे लेक्चर में हम दूसरे किसी अवधारणा के बारे में बात करेंगे। ठीक।